का मोबाइल तेरे पास कहां से आया? कोयल? मैं किसी कोयल को नहीं जानता साहब। तेरा मालिक मंदिर तो बोल रहा था कि इसके घर आती है और तू बोल रहा नहीं जानता। हो सकता है, लेकिन मुझे मोबाइल श्यामवीर ने दिया। कौन श्यामवीर? वो पास के 8 बंगले के माथुर साहब का ड्राइवर है। उसके पास कहां से आया? मुझे नहीं मालूम साहब, उसने दिया, मैंने ले लिया। श्यामवीर को जानते हो? हाँ साहब, मेरा ही नाम श्यामवीर है। कोहली को जानते हो? हाँ साहब, F5 में मंदिर साहब का नौकर है वो। तुमने उसको मोबाइल बेचा था क्या? मैंने नहीं बेचा, उसका फ़ोन आया था अल्मोड़ा से। बोला कि मोबाइल है उसका, अगर कभी कोई इंक्वायरी हो तो मुझे बोला बोलने को कि मैंने उसको बेचा है। जानता है कि नहीं जानता? नहीं साहब। अच्छा, तो फिर उस दिन पीसीओ से उसे फोन क्यों किया था? मुझे नहीं मालूम साहब। वो तेरे मालिक मंदिर से मिलती थी? पता नहीं। फोन करती थी? मुझे नहीं पता साहब। उसका फोन तेरे पास कैसे आया? रास्ते में पड़ा हुआ मिला। कौन से रास्ते में? मार्केट के रास्ते में। देख, सच सच बता दे कि माजरा क्या है। ये तो बहुत लंबा जाएगा, बता रहा हूँ तुझे। सब सच सच बता तो रहा हूँ साहब, और क्या बोलूँ? एकदम सच बोल रहा हूँ। सर, मैं देखता हूँ। सर, बहुत उसे सच बोलवाया मैंने, लेकिन ऐसा कठिन आरोपी नहीं देखा। कुछ बोलता ही नहीं। ये मुंह खोल नहीं रहा है और ऊपर से फोन पे फोन आ रहा है। दिमाग की नसें फट रही हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फ्रेश होकर फिर आते हैं। सर, चलो। कुछ पता चला तुम्हारे बेटे राजा का? नहीं। और तुम्हारी बिटिया दीपा का? कुछ पता नहीं चला। पता नहीं जमीन खा गई या आसमान में गल गई। देख भाई, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। अब तो सुन मेरी बात। या तो जो कुछ भी हुआ है तू हमें सब कुछ सच सच बता दे, या फिर तेरी लाश निकलेगी यहाँ से। सोच ले, 5 मिनट है तेरे पास, क्योंकि हम तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझ गया? अब तुझे क्या करना है तू देख ले। हम तो भाई हमारे हिसाब से ही काम करेंगे। हाँ भाई, क्या सोचा? क्या बोला? कुछ नहीं बोल रहा सर। नहीं बोला? इंतजाम कर दो इसका। हाँ, कर दो। साहब, साहब, मैंने मारा कोयल को। मार दिया? बॉडी का ठिकाने लगा दिए। किधर? बस फेंक आया। किधर फेंक कर आया? मालूम नहीं। देख, अब तू मजबूर कर रहा है। कैसे यकीन कर ले तेरी बात का? पर्स और दुपट्टा है। कहाँ पर? बंगले के पीछे। साहब यहाँ। यहाँ पे? हाँ साहब। कहाँ? वो दुपट्टा और उधर पर्स है। निकालो।
और भेजा मत, खराब कर नहीं तो। साहब बुलाते थे उसको, धंधे वाली थी, शाम को आती थी, सुबह चली जाती थी। फिर मुझे भी जच गई, मैंने उस रोज फोन किया और आने को बोला। आओ ना। क्यों रे, किस पार्टी के बारे में बात कर रहा था तू? अरे वो एक साहब है, मिलवाता हूँ मैं तुझे बाद में, पहले थोड़ा मुझे भी खुश कर दे। तू चल है, पैसे है ना? कितने? 500। 500 रुपए के लिए ना मैं अपने नाखून ना दिखाऊं। तू दूर बैठ के ना मुझे देख, मैं जा रही हूं। सुन तो, तू तो बुरा मान के देख देख मेरी बात सुन, मैं मजाक कर रहा था। पार्टी से तो मिलके जाना। तू बैठ ना इधर, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ, आजा। बेकार में नाराज हो रही है, अक्सर तो आती रहती है इधर, आ बैठ। बुरा मान गई जरा सी बात का। अभी लेके आया मैं चाय। हाँ, $500 बोला मैंने, तो बोली 500 में तो मैं अपना नाखून भी नहीं दिखाऊंगी। मुझे खुंदक आ गई, मैंने मार डाला। फिर क्या? वो तो मर चुकी थी ना? हाँ, लेकिन मैंने कोशिश की। लाश के साथ? पुलिस ने तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए तोली की पत्नी से बातचीत की, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात से इनकार कर दिया और उसने इन हत्याओं का इल्जाम तोली के मालिक मंदेर पर डाल दिया। और अगर मंदेर साहब ने उसे ये सब कराया तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी एक लाश के साथ संभोग कर सकता है वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान। क्या सोच रहे हैं सर? गौरव, हमारी गश्त भी इसी इलाके में, और इसी इलाके से 24 बच्चे गायब हैं, खासकर लड़कियां। अगर ये सेक्स के लिए इतना पागल है तो हमेशा करता होगा, और इसे कोई ना कोई चाहिए। मतलब ये कि अगर ये कोयल जैसी लड़की का ऐसा हाल कर सकता है तो बच्चे तो सॉफ्ट टारगेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे मिसिंग बच्चे इसी की दरिंदगी का शिकार हुए? इनको जानते हो? ये जुम्पा है। मैं उस दिन गेट पे खड़ा था, वो भी वहां आई। मैंने उससे कहा नौकरी चाहिए, और मेम साहब से मिलाने के बहाने में उसे अंदर ले गया। फिर पीछे से आया और आके उसका गला घोट दिया, उसके साथ सेक्स किया, लेकिन हुआ नहीं। फिर मैं उसे ऊपर ले गया, उसकी छाती और हाथ काट डाले। बॉडी का क्या किया? थोड़ा खाया। क्या खाया? हाँ, मैं खा लेता था और बाकी फेंक देता था। और बाकी बच्चे? ऐसे ही। और उनकी लाशें? वही है, घर के पास। पुलिस के सामने आज एक ऐसा मसला था जो उनके अनुभव और उनकी काबिलियत को चुनौती देने वाला था। एक ऐसा मामला जिसमें आने वाले वक्त में खुलने वाली परतें उनके बर्दाश्त करने और सहन करने की शक्ति का इम्तिहान लेने वाली थी। यहाँ है साहब, कचरे के नीचे। यहाँ? खोदो खोदो।
अपने बच्चों की हड्डियां प्लास्टिक की थैली में फेंक दी। मालूम था साहब, बंद प्लास्टिक में बदबू कम आता है इसलिए बंद। और बाकी की हड्डियां कहाँ हैं? पास में नाला है उसमें फेंक दी। साहब इसी नाले में। नाले में ढूंढने के लिए आदमी बुलवा। चल, पीछे पीछे। अरे हरिया, वो बड़ी वाली कोठी में लाश मिली है। चल 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 चलो 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 जल्दी चलो। इस घिनौनी हरकत के पीछे घर के नौकर रविंदर तोली और घर के मालिक मोहिंदर मंदेर का हाथ बताया जा रहा है। देखा मम्मा, देखा ना आपने, अभी तक तो कोई सबूत मिला नहीं है और मीडिया ने पापा को दोषी भी करार दे दिया है। मैं जा रहा हूँ मम्मा। मेरा कोई कसूर नहीं है जी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, किसने किया। मुझे तो इसकी भनक तक नहीं लगी। कैसे मान ले? तुम्हारे अपने घर में इतना बड़ा हत्याकांड रचा गया और तुम्हें भनक तक नहीं लगी? मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ। मैं तो यहाँ बहुत कम ही रहता था, मुझे क्या पता ये सब कब हुआ। यहाँ 24 घंटे तो रविंदर ही रहता था। मैं तो यहाँ कभी कभी आया जाया करता था। मेरा यकीन मानिए, मुझे कोई अंदाजा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब तुम्हारे अपने घर में क्या चल रहा था तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं था? बिल्कुल नहीं जी। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको अपने घर पे इस वक्त क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? इसी तरह मेरी पीठ पीछे यहाँ कौन क्या कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। मैं आपको सब बात सच सच बता चुका हूँ सर। मंदिर साहब जब भी चंडीगढ़ से यहाँ आते हैं तो वो यहीं रहते हैं नीचे। तू कहाँ रहता है? मैं ऊपर। लाशें कहाँ काटता था? ऊपर। रास्ता बाहर से है। चल। क्या? हाँ साहब चल। सोता है? जी साहब मैं इधर ही सोता हूँ। लाशें किधर काटता? उधर। चल। इधर ये बाथरूम में? हाँ साहब इसी बाथरूम में। नोएडा को भारत में न्यूज मीडिया का हब माना जाता है। यहाँ पर सभी बड़े न्यूज चैनल के ऑफिसेज हैं। उसके बिल्कुल पास ही निठारी में हुई ये घटना पहले तो इस सो कॉल्ड अलर्ट मीडिया की नजरों में नहीं आई बरसों तक, और जब आई तो सनसनीखेज खबर की ताक में बैठा मीडिया इसकी तरफ ऐसे लपका जैसे बरसात के इंतजार में सूखी धरती। लेकिन मीडिया ने भी खबर को खबर की तरह से नहीं बल्कि विचार विमर्श और कई तरह की अटकलों से निठारी हत्याकांड को एक ऐसा जामा पहनाया कि कानून और व्यवस्था का संतुलन टूट गया। पब्लिक बेकाबू हो गई।
देखिए, अब तक 17 से 18 बॉडीज के अवशेष मिल चुके हैं। प्रारंभिक जांच से लगता है कि ये ज्यादातर बॉडीज बच्चों की हैं। ये किन लोगों की बॉडी है सर? ये हम फोरेंसिक जांच के बाद ही बता पाएंगे। सर सुनने में आया है कि घर के नौकर का भी इसमें कुछ हाथ है। देखिए, फिलहाल जांच चल रही है तो कुछ कह नहीं सकते। सर आपको क्या लगता है घर के मालिक का भी इसमें कोई रोल है? जैसा मैंने आपको कहा कि इस वक्त जांच चल रही है, जैसी कोई जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू। सर कुछ सवाल और। सर नोएडा के इस घर से अभी तक 17 से 18 बॉडीज के अवशेष बरामद हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में लापता हुए बच्चों, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी, ये अवशेष उन्हीं के बताए जा रहे हैं। तो जैसा नौकर वैसा ही मालिक, एक ही रट लगा रखी है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, नौकर झूठ बोल रहा है। सब ऐसे 10 दिनों का रिमांड मिला है, मंदिर से सच उगलवा लेंगे। ठीक, लेट्स गो। सर आप समझ लीजिए कि पापा के एब्सेंस में तोली घर का मालिक ही था। वो घर में ऊपर रहता था और उसके आने जाने का रास्ता भी अलग था। अब आप बताइए कि पापा को कैसे पता चलेगा कि तोली ऊपर क्या कर रहा है, ना उनके रहते और ना उनके एब्सेंस में, क्योंकि ऊपर कोई आता जाता था ही नहीं सर। मतलब तुम ये कह रहे हो कि इतने सारे मर्डर हो गए और तुम्हारे पापा को भनक तक नहीं लगी? अच्छा सा वकील कर लो अपने पापा के लिए, क्योंकि वो बचने वाले तो नहीं है। सर प्लीज आप एक बार देखो ना मेरे पापा का। तेरा बाप गुनहगार है, तेरे बाप का केस कोई नहीं। सर उन्होंने नहीं किया सर एक सर पापा मेरे इनोसेंट है सर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप एक बार ये पेपर पढ़ो तो सही। क्यों पढ़ा है अपने बाप को बचाने के चक्कर में? भुगतने दे उसको अपने कर्मों की सजा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया ने उन्हें फ्रेम कर रखा है सर। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं सर। मेरे 25 साल के तजुर्बे में आज तक किसी आरोपी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं गुनहगार हूं। निकल यहां से। जसविंदर, सब खत्म हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा। पापा आपको भरोसा है ना मुझ पर? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा पापा, लेकिन बस आप हिम्मत रखें। यहाँ पर ये लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं मुझे। यहाँ बात बात में गालियाँ देते हैं, मारपीट भी करते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, रतन लगा हुआ है एंड he'll manage everything. डोंट वरी, आप बहुत जल्दी बाहर आओगे। आप भरोसा तो रखो, कोई ना कोई वकील हमें बहुत अच्छा बिल ही जाएगा। क्या कहा आपके पापा ने? My father is innocent. लेकिन सारे सबूत तो उनके ही खिलाफ हैं। कुछ नहीं किया लेकिन मैं उनको यहाँ से निकाल कर रहूंगा। बेगुनाह है वो। लेकिन कितने परिवार वालों ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रखे हैं? भला ऐसे कैसे बच सकते हैं वो? प्लीज यार जाने दीजिए हमें। नहीं सर, कुछ तो बोलिए सर, ऐसा कैसे जा सकते हैं? सर कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रविंद्र अपने मालिक के डर या वफादारी से झूठ बोल रहा है या फिर सच? वो अकेले ही गुनहगार है या फिर दोनों शामिल है, या फिर कोई कम कोई ज्यादा? सर हमारे हाथ सच्चाई तो लगी है लेकिन अभी भी अधूरी है। सही कह रहे हो गौरव, सच्चाई हमारे हाथ लगी है लेकिन अधूरी, और इसीलिए पूरी सच्चाई को खोज निकालने के लिए दोनों के नार्को टेस्ट की मंजूरी मिल गई। अहमदाबाद चलने की तैयारी करो। सर कभी कभी सच झूठ का नकाब पहन कर आता है और झूठ सच का। ऐसे में सच तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बेटा बाप को बचाने की जद्दोजहद में जुटा था, पर क्या वाकई में बाप निर्दोष था? कम से कम मंदिर ने प्रोस्टिट्यूशन की बात तो खुद ही कबूली थी, लेकिन एक ही घर में बरसों से बलात्कार और हत्याओं का सिलसिला चल रहा था और तोली के मालिक को इस बात की भनक तक नहीं थी। इस बात को हजम करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन कानून अटकलों के आधार पर अपना काम नहीं करता। उसे सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है। सबूत तो थे लेकिन गवाही नहीं थी। दोनों ही आरोपी पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे थे, इसलिए पुलिस को अपना रवैया सख्त करना पड़ा। तुमने सब बच्चियों का बलात्कार किया? हाँ। शुरुआत से बताओ। पहले मैंने एक मारा। क्या उम्र थी उसकी? 8 बरस की थी। उसके बाद? हाँ, दीपा। उसकी क्या उम्र थी? 10।
क्या लगता है आपको, दिमाग ठीक है इसका? सब पागल है ना, साइकोटिक, सिर्फ फैंटेसाइजिंग, कल्पना, इससे कुछ नहीं होता। कोशिश करता था, पहले जहां काम करता था वो, उधर उसे कोई चांस नहीं मिला। मंदिर के पास लड़की आती थी, उसको ये अच्छा नहीं लगता था। उसने ये सब किया क्यों? उसका कहना ये है कि उसे कोई सफेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई देती थी, हंसती थी उस पर, बोलती थी मार काट खा। किल, कट, ईट। सर मुझे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लग रहा है। बच्चों का मांस भी इसी ने खाया? जी, अपने पूरे करियर में ऐसा घिनौना केस नहीं देखा कभी। अच्छा, अपने मालिक के बारे में उसने कुछ बताया? क्या इस सब में उसका भी हाथ है? नहीं। सर, ये पापा की फाइल। जानता हूँ, देखा टीवी पे। अब बेकार आए हो इधर, आपका केस कोई नहीं लेगा। सर एक बार आप फाइल तो देखिए सर प्लीज। ये देखिए सर, जब जब मर्डर हुआ पापा वहाँ थे ही नहीं सर। ये उनके कॉल रिकॉर्ड्स, ये देखिए सर, और ये उनकी लोकेशन। सर बिना सच्चाई जाने तो कोर्ट भी फैसला नहीं लेता सर। आप एक बार फाइल तो चेक कीजिए। लो, बैठिए। इसके हिसाब से आपके पापा का केस बनता है। हाँ, मीडिया में बवाल है कि रविंदर तो एक मोहरा था, सारा खेल तो आपके पापा खेल रहे थे। केस तो बतेरे होंगे उन पर आप किस सिलसिले में आए हो? अब सर आप ही देख लीजिए, जुम्पा खलदार का मामला पुलिस ने नहीं, कोर्ट ने सम्मन किया है, और अभी हम तो अक्यूज है ही नहीं सर। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू सर। 2 साल गुजर चुके थे और किसी भी अभियुक्त को सजा नहीं हुई, इसलिए लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा था और मामले की नजाकत को देखते हुए केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सर, ये केस से रिलेटेड सारी फाइल्स और सील्ड एविडेंस, बाकी सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और फाइल्स शर्मा जी को ऑलरेडी दे दी। थैंक यू ऑफिसर। सर, सर यहीं पर कचरे के ढेर में थैलियों के अंदर हड्डियां पड़ी हुई थी। सर, मंदिर के बेटे रतन ने ये एविडेंस भेजे हैं सर। इसके मुताबिक वारदात के टाइम पे मंदिर यहाँ निठारी पे था ही नहीं। शर्मा, तुम एक काम करो, हर विक्टिम के घर जाओ और कुछ ऐसी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो जो पहले हमारे रिकॉर्ड में ना हो। ये सारे विक्टिम मजदूर लोग हैं जो काम के लिए घर से बाहर जाते हैं और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते, तभी मुजरिम अपना काम करे। यस सर, माँ बाप अपने काम धंधे में रह गए, अपने बच्चों के लिए उनकी गफलत ने जुर्म का एक नया बीज बो दिया। शर्मा, एक काम करो, तुम सबके माँ बाप का DNA टेस्ट करवाओ। आई नो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगेगा। सबसे बात करो और सबको यकीन दिलाओ कि कानून अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। कानून की नजरों में सब एक है, सबको इंसाफ मिलेगा। सर, यस सर, ठीक है सर, मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? सीबीआई वालों का फोन था, और मरे हुए बच्चों का रिपोर्ट बताने वाले हैं। अब बैठ इधर, तू टेंशन मत ले, इस रिपोर्ट में अपने बच्चे राजा का नाम नहीं है, कुछ नहीं होगा अपने बेटे को। मैं जा रहा हूँ, सर से मिल के आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? जिन जिन बच्चों की हड्डियां और
जो भी बचे कुचे अंग मिले थे उनकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, और आप लोगों से ब्लड सैंपल जो लिया था उसके आधार पर अब पता चल जाएगा किन किन बच्चों की हत्या हो चुकी है। उनके नाम है जुम्पा खलदार, झुम्पा खालदार। इस मामले में चार्जेस जघन्य नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिक एक्ट यानी अनैतिक देह व्यापार और हार्बरिंग, मतलब अपने काम निकालने के लिए किसी और को उकसाना। चांस तो बनता है आपके पिताजी की रिहाई का। आ गया क्या मैंने, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे हटिए ना, जगह तो दीजिए। अरे जब तक फांसी नहीं मिलता मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जब जब इस कोर्ट में वापस आएगा तब भी हम ऐसे ही मारेंगे इसे। घटना के रोज यानी 12 मई 2006 को मेरे क्लाइंट मिस्टर मंदिर तो निठारी में थे ही नहीं। ये इनकी मोबाइल लोकेशंस, आप खुद ही देख लीजिए। आदमी की लोकेशन में और फोन लोकेशन में अंतर होता है। बच्ची को किस दिन मारा और कितने दिन कैद में रखा कौन जानता है। योर ऑनर, साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है कि बच्चों की हत्या एग्जैक्टली कब हुई थी। मिस्टर मंदिर तो निठारी में रहते ही नहीं थे, बस आना जाना लगा रहता था। इनका घर परिवार चंडीगढ़ में और कारोबार दिल्ली में, और ना जाने कहां कहां इनके हजारों क्लाइंट्स। इसीलिए ऑनर, अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने निठारी जैसी बस्ती को चुना। गरीब और पर्दे से आए हुए बेसहारा लोगों को टारगेट किया। हर मोड़ पे गरीबों को धुतकार मिली है। इसी का फायदा उठाकर इन लोगों ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। इन्हें पता था कि उन गरीबों के आगे पीछे कोई नहीं है। योर ऑनर, रविंद्र तोली ने हत्या की है, बलात्कार किया है और इंसान का मांस खाया है, और ये सब उसने मिस्टर मंदिर के कहने पर किया है। मैडम, हमारे सीबीआई ऑफिसर की टीम वहां मौका वारदात पे गई थी। उन्हें वहां जो सबूत मिले हैं उनके बारे में सीबीआई ऑफिसर अमित बैल आपको बताएंगे। मिलॉर्ड, जब दोबारा उस घर के कोने कोने को छाना गया तो हमें पोर्नोग्राफी मटेरियल, सीडी और कॉल गर्ल्स के नंबर्स और उनकी डिटेल पता चली, जो माननीय अदालत में हम जमा करा चुके हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये सारी दलीलें बेबुनियाद है। किसी घर में ऐसे चीजों का पाया जाना यह साबित नहीं करता कि वो ऐसे संगीन अपराध का मुजरिम है। ये सारी चीजें तो किसी भी घर में मिल सकती है। लेकिन कोई भी आदमी घरों में लड़कियां नहीं लाता। इस बात के कई गवाह पेश किए जा चुके हैं। खुद मोहिंदर सिंह मंदिर का साइन किया हुआ कन्फेशन है। योर ऑनर, पुलिस ने मिस्टर मंदिर से पूरे कागज पे दस्तखत लिए हैं। इन्होंने अपने होशो हवास में जानते बूझते किसी गुनाह को कबूल नहीं किया है। आप खुद ही देख लीजिए, सीबीआई ने भी पुलिस के उन दस्तावेजों का संज्ञान नहीं लिया है। योर ऑनर, उन कागजों को इकबाल जुर्म नहीं माना जा सकता। इस मनोवृत्ति का आदमी क्यों ये सब अपराध नहीं कर सकता? योर ऑनर, सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि मोहिंदर सिंह मंदिर अपराधी है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू मैम। मैं डिफेंस की ओर से दी गई दलीलों से संतुष्ट नहीं हूँ। ये कोर्ट मिस्टर मोहिंदर सिंह मंडेर पे आईपीसी धारा 302 और 120 बी के तहत रेप और एब्डक्शन के मामले में केस चलाने के ऑर्डर्स देती है। अदालत ये मानने से भी इनकार करती है कि इनके घर में इतने सारे कत्ल हुए और इन्हें पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है कि इनके घर में इतनी वारदातें हुई और इस बात का इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। जुम्पा खलदर की हत्या वाले दिन मिस्टर मंदिर वारदात की जगह पर मौजूद थे, ये साबित हो चुका है। फिलहाल ये लड़ाई गुनाह और बेगुनाही की नहीं, बल्कि सच और झूठ की और डिफेंस और प्रोसिक्यूशन की जरा की रह गई थी। कुल 13 मामले थे जिनकी सीबीआई जांच कर रही थी, और कुल मिलाकर ये मामले 40 के करीब थे। मैडम, रविंद्र तोली का रिकॉर्डेड कन्फेशन है हमारे पास। मैं उसे चलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। धन्यवाद।
लेता था, अपना मन पूरा कर लेता था, फिर काट लेता था, धोके खा लेता। योर ऑनर, माननीय अदालत से हमें पूरे इंसाफ की उम्मीद है। तमाम गवाहों, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और अन्य साक्ष्यों को जांचने के बाद यह अदालत कन्विक्ट 271 रविंद्र टोली और कन्विक्ट 529 मोहिंदर सिंह मंदेर को झुम्पा खलदर की हत्या और बलात्कार के जुर्म में आईपीसी की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी करार मानती है। इस संबंध में कोर्ट अगले मंगलवार को सजा मुकर्रर करेगी। एक अमीर आदमी को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं ये लोग, फिर चाहे वो गुनहगार हो या नहीं। और आप मीडिया वालों को क्या चाहिए? आप लोगों के लिए तो न्यूज़ बनती है, क्यों? लेकिन मैं अपने पापा का आखिरी सांस तक साथ निभाऊंगा, लड़ूंगा उनके लिए, क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है हमारे साथ। रतन 2 मिनट सर, बात तो करने दीजिए। हाँ कर लेना, 2 मिनट बात तो कर लेने दो। इंटरव्यू तो बनता है सर। बनता है भाई, सांस तो लेने दे। भाई सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है कोर्ट तुम्हारे पापा को मौत की सजा देने वाली है। अब एक ही रास्ता है, देने दो कोर्ट को मौत की सजा। इसके खिलाफ मत जाओ, बाद में हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। उससे क्या होगा? देखो, डेथ सेंटेंस के खिलाफ अपील जल्दी आती है, उम्र कैद में 20-20 साल लग जाते हैं। नो रिहाई नो बेल। बोलो क्या कहते हो? यह अदालत रविंद्र टोली और मोहिंदर सिंह मंदेर को आईपीसी की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी करार देती है और मौत की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। भगवान बहुत अच्छा किया, इस पापी को सजा मिल गई। आज के बाद अमीर और गरीब सबके बच्चे बच जाएंगे। सच सामने आ गया था, गुनहगारों को सजा मिल चुकी थी, लेकिन रास्ता अभी और भी तय करना था। कई परिवारों को न्याय का इंतजार था और इसके अलावा अपराधी अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें करने वाले थे। झुम्पा खलदर को न्याय मिल चुका था, लेकिन दीपा की मां अब भी न्याय के लिए अपना सर पटक रही थी। साहब, मेरी बेटी दीपा को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, अभी तो केस की शुरुआत हुई है, भरोसा रखिए, माननीय अदालत पूरा इंसाफ करेगी। साहब मेरी बेटी को भी इंसाफ दिलाओ। आप भरोसा रखिए, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे थे। इंसाफ की तरफ उम्मीद भरी नजरें बढ़ती जा रही थी। सीबीआई की एक टीम ने बाकी केसेस के सबूत भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए। छोटी से छोटी जानकारी को भी बटोरा जा रहा था। इतने बड़े और घिनौने जुर्म का पर्दाफाश हुआ था। लोगों को जुर्म के तरीके पर हैरानी थी। छोटे बच्चों से लेकर बड़ी महिलाओं तक किसी को नहीं बख्शा गया था। ऐसे वाकयात भारत देश में कम ही सुनने को मिलते हैं। मीडिया ने भी इस केस को जमकर माइलेज दी। आखिरकार इस ऐतिहासिक केस की ऐतिहासिक फैसले की घड़ी आ ही गई। दीपालाल हत्या और बलात्कार केस में यह अदालत मोहिंदर सिंह मंदेर और रविंद्र तोली को सजाए मौत का पात्र मानती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। कोयल हरिलाल केस में ये अदालत मोहिंदर सिंह मंदेर और रविंद्र तोली को कसूरवार ठहराते हुए सजाए मौत देती है। रतन भाई, वही हाई कोर्ट में अपील लगानी पड़ेगी। एक तूफान शांत हुआ, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। मोहिंदर सिंह मंदेर और रविंद्र तोली के वकीलों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मोहिंदर सिंह मंदेर के वकील द्वारा अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर मोहिंदर सिंह मंदेर के वारदात वाले दिन अलग अलग जगह पर होने के कारण हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दी, लेकिन रविंद्र तोली की सजा को बरकरार रखा।
तो क्या कहेंगे आप? हमारे बेटे के साथ अन्याय हुआ है। ये कोर्ट का फैसला गलत है। कोर्ट ने उसे रिहा करके बहुत गलत किया। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे उसे। जिंदगी में कभी नहीं देखने को नहीं छोड़ेंगे। मिलता। थैंक यू वेरी मच सर। अरे रतन भाई, अभी तो सिर्फ झुम्पा खालदार मामले में बरी हुए आपके पापा। अभी भी 18 केसेस और है, रास्ता लंबा है। बेटे का बाप को छुड़वाने का प्रयास एक केस में तो सफल हो गया था, लेकिन क्या यह सत्य की विजय थी या फिर झूठ की कोई चाल? फिलहाल यह कहना मुश्किल था। लेकिन विक्टिम्स के परिवारजन फिलहाल इस जजमेंट से बेहद नाराज थे, हर्ट थे। पर 20 जुलाई 2014 को एक ऐसी खबर आई जिसने दुखती रगों पर मलहम का काम किया। विक्टिम्स के परिवार वालों का न्याय पर यकीन एक बार फिर से पुख्ता हो गया। रविंद्र, क्या हुआ वकील साहब? राष्ट्रपति जी ने मेरी दया याचिका रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट कर दी? फिर क्या? मौत की सजा। रविंद्र, तुम्हारी फांसी टल गई है 6 दिनों के लिए। 6 दिन के लिए? तुम्हारी फांसी पर स्टे लग गया है 1 दिसंबर तक। पर फांसी तो फिर भी होगी ना। पापा की गल है? नीचे पुलिस आई है। पुलिस? क्यों? कह रहे हैं कि आपकी बेल खारिज हो गई है और रिंकी सिंह के केस की तारीख लग गई है। अब नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। आपके बेटे राजा का डीएनए आपके ब्लड से मैच हो गया। माँ बाप के लिए अपने बच्चे की मौत से बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। कानून की पेचीदगियों के साथ लाख आंख मिचोली खेलने के बावजूद मंदेर और कोहली को उनके किए की सजा मिल ही गई। इस केस में एक वो वक्त भी आया जब सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, लेकिन फिर एक के बाद एक केसेस में मौत की सजा मिलने के कारण मंदेर और तोली के अपराधों का मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर के दायरे में जा पहुंचा। आखिर 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने तोली की मौत की सजा को कायम रखा और मंदेर भी आज मौत की सजा के साए में जी रहा। 2017 में उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से दोनों ही अपराधियों को दोषी मानते हुए एक और केस में फांसी की सजा सुनाई। 8 मामलों में अब भी आखिरी फैसला आना बाकी है। कई परिवार अपने बच्चों के संबंध में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो मारे जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और जिनके परिवारजन अपने आप को न्याय से वंचित महसूस करते हैं। इस मामले की जघन्यता और क्रूरता के कारण और जबरदस्त सेंसेशनलिज्म की वजह से इसके तथ्यों और सच के साथ काफी खिलवाड़ हुआ। अगर ऐसा ना होता तो शायद ये मामला जल्द ही अपने फैसले पर पहुंच जाता। वासना और दरिंदगी के मार्ग पर चलकर आज तक कोई नहीं बचा है, किसी का उद्धार नहीं हुआ। इनफैक्ट जो उस राह पर चला है उसका विनाश हुआ है, फिर चाहे वो कंस हो, रावण हो, तोली हो या मंदेर। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मुंबई 1980 का दशक, अंडरवर्ल्ड, गैंग वॉर, एनकाउंटर से भरे उस दौर में भी इस शहर में रहने वाला आम इंसान अपने आप को और अपनी फैमिली को सुरक्षित समझता था। मुंबईकर के मन में डर ने जन्म लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होने की भावना तब भी बरकरार थी। सन 2000 इस दशक में भी इस शहर में काफी हद तक लोग और खासकर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझते थे। लेकिन क्या आज हम इस शहर में अपने आप को उतना सुरक्षित महसूस करते हैं? एक सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई पूरी दुनिया में
सुरक्षा के मामले में 123वें स्थान पर है। पुलिस हेल्पलाइंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में हम बढ़ती हुई क्राइम रेट को रोकने में क्यों असफल रहे हैं? और इसी मुद्दे से जुड़ा है हमारा आज का ये केस। एक वक्त ऐसा भी था जब मुंबई शहर पूरे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित समझा जाता था, लेकिन उसी शहर में जब रात के सिर्फ 10:30 बजे भरी सड़क पर 2 युवाओं का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, तो एक आम इंसान के मन में रह रहकर यह सवाल उठता है कि क्या यह शहर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सुरक्षित है? Okay, let's cheer for Kevin. Let's cheer! Like he had all the time in the world. What a shot! What a shot! 132. Malinga. क्या सिक्स मारा है? ए लिली, मैं बोला था ना तेरे को कि धोनी खेलेगा तो मैच अपन ही जीतेगा। वो सब ठीक है डेविड, लेकिन इंडिया जीतेगा तो भी तुमको एक और ड्रिंक नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? This is celebration time. Small one. प्लीज उसकी हेल्प करो। अरे वो मर जाएगा, प्लीज उसकी कोई हेल्प करो, कोई पुलिस को बुलाओ। हेलो सर, ये ओशियोरा के रेस्टोरेंट बार के वहाँ पे झगड़ा हो रहा है सर। चाकू मार दिया सर इसको। क्या? क्या लो पूछताछ करो सच्चा से। जादव सर, कुछ बताया क्या इन लोगों ने? नहीं सर, कुछ मालूम नहीं। ये पूरा फुटपाथ सील करो और फोटोग्राफर और पंचनामा टीम को बुलाओ। सर, कांस्टेबल्स को बोलो कि ये सीसीटीवी फुटेज भी चेक करें। यस सर। हाँ साहब, कुछ तो लफड़ा हुआ था। 10-12 लोग थे और 2 लोगों को बहुत मारा। आज मैच थी ना, कस्टमर बहुत ज्यादा थे, बाहर से बहुत आवाज आ रही थी। जब मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। सॉरी साहब, कस्टमर बिल पे करके बाहर जाके क्या करते हैं ये मुझे नहीं आइडिया। हाँ, पान वाली की दुकान के पास कुछ हुआ था, उसे पता हो। मतलब तुम्हारे बार के बाहर इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा? देखा नहीं या बताना नहीं चाह रहे? वो लोग रिक्शे में डाल के लेके गए। 2 लड़के 3-4 लड़के लोग थे। रिक्शे से लेकर के गए, इसका मतलब आसपास के किसी हॉस्पिटल में लेकर के गए होंगे। एक काम करो, आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट करो। यस सर। सर, पान वाले का कुछ पता नहीं, उसकी दुकान और फोन दोनों बंद है। हेलो, हाँ बल्लू। अरे यार, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। अरे वरुण, अच्छा सुन एक बार। वरुण, हाँ, क्या बोला डॉक्टर से? एक मिनट। हाँ। अरे अंकल, वरुण, केविन कहाँ है? क्या हुआ मायरा? केविन किधर है? सर, कांस्टेबल ने बताया है कि रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्यों? कोई टेक्निकल इशू है सर। लेकिन एक बात है सर, जब ये कांड हुआ तो बहुत से लोग यहाँ थे, लेकिन किसी को भी जानकारी नहीं है। जानकारी है नहीं वो, या वो लोग देना नहीं चाह रहे? हेलो वरुण, तुम लोग तो पार्टी करने गया था, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, दोनों बच्चे लोग ठीक तो है ना? देखिए, हमने बहुत कोशिश की। रोहन चौहान अभी तक आईसीयू में, बट आई एम सॉरी, केविन डिसोजा काफी जख्मी था। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उसे बचा नहीं पाए।
क्या सर? लड़कों को सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उनमें से एक की मौत हो गई। जादव, तुम इन लोगों से बातचीत करते रहो। मुझे लग रहा है इतने लोग थे वहां पर, उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उन्हें पहचानता होगा। एक काम करो, उन लोगों से सच निकलवाने की कोशिश करो। मैं तब तक हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। यस सर। ओके। मुझे रोज मिलना है, मुझे रोज मिलना है, मुझे रोज। मम्मी आप प्लीज शांत हो जाइए। अभी सर्जरी शुरू हुई है, डॉक्टर ने बोला है रोहन को कुछ नहीं होगा। क्यों मारा रोहन को? कौन थे वो लोग? ऐसे कैसे हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई पापा, बहुत सारे लोग थे। आप बस मम्मी का ख्याल रखो, बताता हूँ ना आपको सब बाद में मैं। एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से क्राइम सीन पे कौन कौन मौजूद था? सर मैं, ईशा और मायरा। आपसे कुछ बात करनी है। सर, उनमें से एक ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी थी। हाइट वॉज अराउंड 5 to 5'5". वो लोग 10 से 15 लोग थे, जिनमें से बस 4 ही केविन और रोहन से फाइट कर रहे थे, बाकी सब उनके सपोर्ट में थे। सर वो जिसने ग्रीन टी शर्ट पहन रखी थी उसके हाथ में हॉकी स्टिक था, और एक ने सर वो ब्राउन कलर की पठानी होती वो पहन रखी थी। उसके हाथ में वो जो नारियल छिलने वाला चाकू होता है वो था सर। बाकियों के हाथ में चॉपर और क्रिकेट स्टंप्स थे सर। सर हम जोर जोर से चिल्ला रहे थे पर कोई मदद के लिए नहीं आया। I was continuously trying police helpline 100, but the line was busy. सर 2 दिन बाद केविन की दुबई के लिए फ्लाइट थी, उसकी नई जॉब लगी थी वहाँ। उसको फेयरवेल देने के लिए इकट्ठा हुए थे सर हम लोग। एंड सर इट ऑल स्टार्टेड जब उन लोग ने मायरा को गंदी तरह छुआ था और गंदे कमेंट्स पास किए। सर उसमें से एक को मैंने ग्लास फेंक के मारा था, उसके सर पे काफी चोट भी आई थी। हाँ बोलो जादव। सर रेस्टोरेंट के वेटर से पता चला है कि हमलावर इसी आसपास के एरिया के हैं। एरिया में कई बार देखा गया उन्हें। हमें भी यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उनके बारे में, और जिस तरीके का हुलिया बताया जा रहा है उन लोगों का पास के सिद्धार्थ नगर बस्ती से होने के चांसेस ज्यादा है। जादव तुम एक काम करो, एक टीम को लेकर के उस बस्ती में जाओ। उनके कहीं भाग जाने से पहले हमें उन तक पहुंचना होगा। एक बात और जादव, उनमें से एक के माथे पर ग्लास से मारा गया है, तो एरिया के सभी डॉक्टर्स को कांटेक्ट करो। अगर चोट लगी है तो ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं तो करवाई होगी। जो भी डाउटफुल लगे उन सबको अरेस्ट करो। पुलिस ने आसपास के सारे हिस्ट्री शीटर्स को धर दबोचा, कई जगह पर छापे भी मारे और बिना वक्त गवाए जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती थी उतनी उन्होंने की। हमारे बच्चों को ऐसे नहीं उठा सकते, कोई सबूत है आपके पास? देखिए, अगर आप लोगों के बच्चे बेकसूर हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। हमने उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया और किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 2 जवान बंदों को बेरहमी से मारा गया। उनमें से एक की मौत हो गई है और दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती है। तो प्लीज प्लीज हमें हमारा काम शांति से करने दीजिए। जादव, इस पूरे एरिया को छान मारो, जिस किसी के भी माथे पर चोट का निशान मिले उसे फौरन हिरासत में लो। देखो मुझे पता है कि तुम लोग ऐसी हरकत कर नहीं सकते। अगर तुम लोगों को कुछ भी पता है तो अभी के अभी बता दो, मैं तुम लोग को फौरन छोड़ दूंगा। साहब, कुछ देर पहले वो अमन और उसको दोस्तों को जाते हुए देखा था। सादिक, क्या हुआ मन्या? चल, लड़ा करने का है। लेकिन हुआ क्या रे अमन? अरे छोका लोग मारा मेरे को। क्या? हाँ, मुझे हाथ लगाया? हाँ। कौन थे लौंडे? पता नहीं, टाइटो पे वाले थे और मुझे अंग्रेजी में गाली दे रहे थे। साला आजकल ये व्हाइट कलर वाले अपने को कुछ ज्यादा शाना समझने लगे। चल उनकी साड़ पत्ती उतारते अभी। चल ना, आजा। ये वमन इस एरिया में रहता है? हाँ साहब, वो यहाँ पे एक सैलून में काम करता है। और उसके दोस्त? सर सादिक भंगार का काम करता है और नामदेव झाड़ू लगाने का काम करता है। वमन किधर रहता है वो? सर यही 5 नंबर गली में। वमन? हाँ साहब। साहब हुआ क्या? अरे मैंने क्या किया साहब? साहब मैं कसम खा के कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। आज रात 10 से 10:30 के बीच में कहाँ था तू? घर पे था साहब, इंडिया का मैच चल रहा था, मैं वही देख रहा था। अच्छा, तो ये हॉकी स्टिक्स और स्टेप्स लेकर के कहाँ जा रहा था? हॉकी स्टिक?
साहब किसने झूठ बोला आपको मेरे बारे में? अच्छा, ये डर क्यों रहा भाई? ये चोट कैसे लगी? वो घर जाते वक्त गिर गया था साहब। कहाँ गिरा था? चल जगह दिखा। वो सलीम मटन शॉप के बाहर। ये पट्टी किसने किया? डॉक्टर ने। डॉक्टर का नाम? याद नहीं आ रहा है साहब। अभी कुछ याद आया? डॉक्टर मनोज शाह। देख सच बोल, खून तुम लोगों ने ही किया है ना? नहीं साहब, वो लोग झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में। मैंने कुछ नहीं किया साहब। हेलो डॉक्टर साहब, आज रात 10 से 11 के बीच में कोई ऐसा पेशेंट आया था जिसके सर पे चोट लगी हो? हाँ, 2-3 लोग लेकर आए थे उसे मेरे पास। उनमें से किसी ने कुछ ये बताया कि उसके सर पे चोट कैसे लगी थी? हाँ, किसी ने उसे कांच का गिलास फेंक कर मारा था। जख्म काफी गहरा था, तो जख्म के अंदर कांच के गिलास के पार्टिकल्स मिले मुझे काफी। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन अशोक दुबे नाम का उनका साथी फरार होने में कामयाब हो चुका था। अब सवाल यह था कि आखिर उस रात उस रेस्टोरेंट के बाहर ऐसा क्या हुआ था कि जिसमें 23 साल के केविन डिसूजा को अपनी जान गंवानी पड़ी और 29 साल का रोहन चौहान हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। पहल के रहते इतने संगीन जुर्म की वारदात हुई। मौका वारदात पर कई लोग मौजूद थे, पर किसी ने भी पुलिस की मदद नहीं की और गवाही देने के लिए भी आगे नहीं आए। दूसरे दिन पुलिस ने इन 3 आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया और केस को पुख्ता बनाने के लिए 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की, जो कि अदालत ने मंजूर कर दी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस केस को स्ट्रांग बनाने के लिए रोहन का स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। रोहन उस वक्त भी क्रिटिकल कंडीशन में था। इंक्वायरी के 2 दिन बाद ही रोहन की इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ने के कारण उसकी मौत हो गई। इस बात से लोगों में गुस्से की एक लहर उठी और उस इलाके में निकले कैंडल मार्च में आम लोग भारी संख्या में शामिल हुए। केस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी ही धीमी गति से चल रही थी। लगभग 15 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लग पाया। केविन के पिता डेविड डिसूजा ने यह देखकर स्टेट मिनिस्टर से मिलकर अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखी। पहली मांग थी कि यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। दूसरी मांग थी कि कई मुश्किल केस सॉल्व करने वाले सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर देवलेकर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया जाए। और तीसरी मांग थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उद्धव निमकर को ये केस लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने केविन के पिता की ये तीनों मांगे मंजूर की। अनुज, बाकी सारे पेपर्स थे, लेकिन उस लड़के का स्टेटमेंट क्या जिसने सबसे पहले हमें कॉल किया था? सर, उसे हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुज, मुझे कोशिश नहीं, उस लड़के का स्टेटमेंट चाहिए। जी सर। उसने हमें कॉल किया था, इसका मतलब उसका नंबर हमारे सिस्टम में जरूर रजिस्टर हुआ होगा। यस सर। तो उसे वो लोगों ने बुलाया क्यों नहीं? सर, इसका तो आइडिया नहीं है। कल को कोर्ट में केस स्टैंड करने के लिए या मजबूत करने के लिए हमें उस लड़के के स्टेटमेंट की जरूरत है। एक टीम तैयार करो, उस लड़के को ढूंढ निकालो। कोर्ट में मुजरिम को गुनहगार साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। और वो 3 लड़के जिन्होंने हमला किया था, मुंह खोला? नहीं सर, उन्होंने अब तक कुछ नहीं बोला। ठीक, लगता है इन्हें बिरयानी खिलानी पड़ेगी। देखो, आखिरी मौका है। जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ सच सच बता दो। अगर साहब को गुस्सा आ गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना सोचो मत, जल्दी बताओ। छोड़ो अनुज, ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे। भूखे होंगे ना, पहले कुछ खिलाओ पिलाओ फिर पूछ। क्या खाना? चिकन, मटन, जो खाना है वो बोल देना, साफ खिला देंगे। अनुज, वैसे ये लोग हमारे कुछ फायदे की है नहीं। खाना खिलाने के बाद मड आइलैंड लेकर जाना और ठोक देना तीनों। गोली ना यहां लगनी चाहिए, बीचों बीच। हो सर। आकाश वर्मा जी, 15 अक्टूबर की रात को आपने पुलिस को फोन करके एक दंगे के बारे में इन्फॉर्म किया था। जी, क्या देखा था आपने, जरा बताएंगे? देखिए आकाश जी, मैं आपका टेंशन समझ सकता हूं,
और आप बिल्कुल घबराइए मत। सर देखिए, मैं कॉमन मैन और मैं पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता सर, आप समझ सकते हैं मेरी बात। हमारे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। आपकी गवाही से हम उन कातिलों को सजा दिलवा सकते हैं। आकाश जी, देखिए मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन आकाश जी, अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ये सब बातें सोचते बैठेंगे तो और लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? जरा सोचिए, 2 मासूम लोगों की जान गई है। आपको नहीं लगता कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए? ठीक है सर, मैं बताता हूं आपको। उस रात ओशिवाड़ा के उस रेस्टोरेंट बार के ठीक सामने मैं कॉफी शॉप में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। एक भीड़ दौड़कर आती है, उनके हाथों में हथियार होते हैं और एक अटैक होता है, मारधाड़ शुरू हो जाती। आपने उन लोगों को देखा था? सर थोड़ा दूर था, मैं 60-70 मीटर की दूरी पे ठीक सामने कॉफी शॉप था, नजदीक नहीं था तो अच्छे से देख नहीं पाया। लेकिन अगर मैं उनको सामने खड़ा कर दूंगा तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोशिश कर सकता हूं सर। आपने जो कुछ भी हमें बताया आप कोर्ट में आके बता सकते हैं। पुलिस ने इस केस की छानबीन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अदालत में केस को और पुख्ता बनाने के लिए ठोस सबूतों और आई विटनेसेस की जरूरत थी। वैसे तो वो बहुत सारे थे, लेकिन कोई भी सामने आकर पुलिस का साथ देने के लिए तैयार नहीं था, और इसी वजह से पुलिस की तरफ से चार्जशीट फाइल होकर भी इस केस को अदालत तक पहुंचने में 1 साल लग गया। Yes, please. You may start your proceedings. Your Honor, myself, Advocate Uddhav Nimkar, I am handling this case in capacity of public prosecutor. Your Honor, myself, Advocate Vijay Bhatt, Advocate Hamid Ansari, Advocate Jasmine Dawawala, and Advocate Hiten Patel will argue for defense. What? Are you serious, sir? Yes, Mr. D'Souza. ये चारों वकील इतने महंगे हैं, मीटिंग का लाखों रुपए लेते हैं। लेकिन ये जो किलर्स हैं, ये चारों तो आम फैमिली का छोकरा लोग हैं। जानता हूँ मैं, कोई सलून में काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाले का बेटा, ये सारे इतने महंगे वकील कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? I really can't understand this. मैं समझाता हूँ। ये सारे एक अंडरवर्ल्ड गैंग के लिए काम करते हैं, उनके केसेस लड़ते हैं। जरूर इन चारों लड़कों का कोई ना कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन होगा, लेकिन ये बात पुलिस ने चार्जशीट में मेंशन नहीं की। ऐसा कैसे? मिस्टर डिसूजा, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी नजर से छूट जाएगी? लेकिन सर, ये बात आप चार्जशीट में मेंशन किया ही नहीं है। इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि तभी इन चारों का किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन था ही नहीं। अब हो गया है। अब हो गया मतलब? जब इन चारों को मर्डर केस में जुडिशियल कस्टडी हुई थी, तब वहां उनका स्वागत हुआ था। जेल में बैठे बड़े बड़े गैंगस्टर लोगों को ऐसे लड़कों की जरूरत होती है, और ऐसी एक गैंग ने इन चारों को अपने गैंग में शामिल कर लिया, और उसी गैंग के वकील इन चारों का केस लड़ रहे हैं। They hire people in jail also. मिस्टर डिसूजा, कड़वा है पर सच है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर वामन कोहली और उनके तीनों दोस्त उस रात किसी पार्टी से घर लौट रहे थे। ये लोग थोड़े अल्कोहल के नशे में भी थे। विक्टिम केविन डिसूजा और रोहन चौहान जब इन्हें मिले तो उन लोगों ने भी शराब पी रखी थी। केविन और रोहन ने शराब के नशे में इन लोगों से झगड़ा शुरू किया और तो और इन पर जानलेवा हमला भी किया। फिर अपने बचाव में इन लोगों ने भी काउंटर अटैक किया, जिसमें केविन डिसूजा और रोहन चौहान जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी
मौत हो गई। मतलब इनके बीच जो कुछ भी हुआ वो कोई सोची समझी साजिश नहीं, बल्कि एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था जो सिर्फ शराब के नशे की वजह से हुआ, जिसे मेरे काबिल दोस्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब और पुलिस मिलकर एक प्री प्लान्ड मर्डर का रूप दे रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, वामन कोहली, सादिक शेख और नामदेव मुरकुटे, इन तीनों को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तब उनके मेडिकल टेस्ट की थी। उस टेस्ट की रिपोर्ट अदालत में मैं पहले पेश कर चुका हूं। उन रिपोर्ट के अनुसार नामदेव मुरकुटे और सादिक शेख, इनके बॉडी में जो अल्कोहल की मात्रा पाई गई है वो इतनी कम है जितनी कि किसी दवाई में होती है। वामन कोहली की बॉडी से अल्कोहल ट्रेस हुआ ही नहीं। इसका ये साफ साफ मतलब है कि जब यह हादसा हुआ तब ये लोग शराब के नशे में धुत नहीं थे, बिल्कुल होश में थे। नाउ लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस केस, दैट इज द इंटेंशन ऑफ क्राइम। वो ये है कि वामन और अशोक ने विक्टिम केविन और रोहन की फ्रेंड मायरा और ईशा, इनको मोलेस्ट करने की कोशिश की। इसी की वजह से झगड़ा शुरू हुआ था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मॉलेस्टेशन की ये कहानी सरासर झूठी है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या फिर एफआईआर में भी इस बात की पुष्टि के लिए कोई सबूत मौजूद है ही नहीं। ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन और पुलिस की एक मनगढ़ंत कहानी है। वहां मॉलेस्टेशन जैसी कोई बात हो ही नहीं थी। दरअसल केविन और रोहन की महिला दोस्तों ने मेरे क्लाइंट वामन और उनके दोस्तों पर लोअर इकोनॉमी क्लास होने पर गंदे कमेंट्स पास किए थे, जो इस झगड़े की अहम वजह थे। मिस मायरा अल्मेडा, 15 अक्टूबर की रात को जब यह हादसा हुआ तब आप ओशिवरा के रेस्टोरेंट एंड बार में मौजूद थी? जी हाँ। अब कोर्ट को यह बताइए कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? उस रात हम सब वहाँ केविन का न्यू जॉब सेलिब्रेट करने गए थे। डिनर के बाद जब हम, क्या आप में से किसी ने भी अल्कोहल का कंजम्पशन किया था? यस बट नॉट मच। बिल पे करने के बाद जब हम वहां से निकल रहे थे तो मैं और ईशा लेडीज वॉशरूम गए। वॉशरूम बंद था तो हम दोनों बाहर वेट कर रहे थे। मस्ती करेंगे, एंजॉय, स्माइल। हमारी हिम्मत कैसे हुई छूने की? ओहो, बस छुआ ही तो है, करंट लगा क्या? Hey, just shut up and leave. मैडम, हिंदी के लिए दो दबाने का। ब्लडी लोअर क्लास पीपल। गुस्सा इतना हसीन है, प्यार कैसा होगा? आती है क्या? अरे घर खाली है अपना। सर उसके बाद हम बाहर आए और अपने दोस्तों को ये बात बताई। अरे वो ऊपर मवाली लड़के थे ना, उन लोगों ने मायरा को गंदी तरह टच किया था। कौन थे वो लड़के? अरे वो ऊपर यही थे वो लड़के। तुमने अभी इस लड़की को छुआ? हाउ डेयर यू! गलती से हाथ लगा, सॉरी बोला मैडम को। तो क्या मेहरबानी किया क्या? अब हाथ जोड़ माफी मांग फिर से। ए बच्चे, बोला ना भाई ने, सॉरी मांगा ना, मांगा ना, तो फिर कमती हो, चल निकल यहाँ से। यू, हाँ सीधी तरह बात कर, नहीं तो क्या रे? क्या उखाड़ेगा तू मेरा? हैं? लड़की के सामने में हीरो बन रहा है। रुक जा! तूने हाथ लगाया मेरे को? हाथ लगाया? इधर ही रोक! अगर मर्द का बच्चा है ना, इधर ही रोक! मैं तो बताता है, चीज रख देगा तेरे को। मर्द का बच्चा ही नहीं रोक, और मैं बता देगा तेरे को। ए सादिक! और फिर ये लोग वहां से चले गए। हमें लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन 10-15 मिनट बाद ये लोग 10-12 लोगों को लेकर आए और फिर केविन और रोहन को। योर ऑनर, मायरा ने तो मेरी इस बात को बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से साबित कर दिया है कि केविन ने ही झगड़े की पहल की थी और इन लोगों ने अल्कोहल यानी शराब भी पी थी। इससे ये बात साफ होती है कि केविन और रोहन ने मेरे क्लाइंट वामन, सादिक, नामदेव और अशोक को अपने बचाव के लिए हमला करने पर मजबूर किया। सर, रेस्टोरेंट के बाहर पान की दुकान चलाने वाले रघुवीर ठाकुर की इंफॉर्मेशन मिली है। 3 दिन पहले उसका फोन स्विच ऑन हुआ था। ग्रेट।
लोकेशन इलाहाबाद। ये रघुवीर भी इस केस में आई विटनेस है। इलाहाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करो और उसे तुरंत मुंबई भेजने के लिए कहो। सर। वामन कोहली, 15 अक्टूबर की रात को तुम रेस्टोरेंट का वॉशरूम यूज करने गए थे? हाँ जी। कौन था तुम्हारे साथ में? मेरा दोस्त अशोक दुबे। वामन कोहली के साथ में इनका दोस्त अशोक दुबे भी था। इन दो लड़कियों को पहचानते? जी। कैसे? ये भी उस रात वहां पर थी। वहां पर मतलब? रेस्टोरेंट के अंदर, वॉशरूम के बाहर। जहां पर तुमने उनको छेड़ा, उनको छुआ, करेक्ट? नहीं नहीं, ये गलत है। सही गलत क्या है उसका फैसला अदालत करेगी। तुम सिर्फ उस रात को जो कुछ भी हुआ है वो सच सच बता दो। उस रात हम पेशाब करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? सॉरी, गलती से लग गया। गलती से? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे मवालियों को, समझे? अरे मैडम बोला ना उन्होंने सॉरी। लेट्स गो मायरा। वैसे भी इनके कपड़ों से इनका क्लास पता चलता है। लेट्स गो। ब्लडी लोअर क्लास पीपल। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट। मिस मायरा और ईशा ने मेरे क्लाइंट और उनके दोस्त को लोअर इकोनॉमी क्लास होने के लिए कमेंट पास किया था। ऐसा इनका कहना है योर ऑनर, जरूरी नहीं कि यही सच हो। योर ऑनर, इन दैट केस मुझे मिस मायरा को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत दी जाए। मिस मायरा अल्मेडा को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। मिस मायरा, आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में जाती हैं? जी हाँ। और वहां उनके साथ शराब भी पीती? Not regularly, but sometimes yes. तो उस दिन भी आपने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी? Sir, it's my personal choice. I object, योर ऑनर। डिफेंस लॉयर को मेरी विटनेस की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस मायरा, आपने बताया कि मेरे क्लाइंट वामन कोहली और अशोक दुबे ने आपके साथ बदतमीजी की या आपको मोलेस्ट करने की कोशिश की? कोशिश नहीं की, इन्होंने मुझे मोलेस्ट किया। एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या था? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू द कोर्ट? They touched me. कहां पर? पीछे। On my back. पीछे मतलब आपकी पीठ पे? No. On my bum. अच्छा, दोनों में से किसने टच किया था? I don't know exactly, but इन्हीं में से कोई था। लेकिन आप ये सब कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि कोई तीसरा आदमी आपको टच करके पीछे से निकल गया हो और आपने मेरे क्लाइंट्स को देखा और ये समझा या गलतफहमी पाल ली कि इन्होंने ही आपको टच किया। नहीं, इन्होंने मुझसे गंदी बातें भी की थी। Can you please explain? They said, आती है क्या? आज घर खाली है। लेकिन आप ये सब कैसे कह सकती हैं कि ये उन्होंने आपको ही कहा था? It's obvious, sir. Then prove it. I object, योर ऑनर। डिफेंस लॉयर मेरे विटनेस को ऑकवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वामन कोहली और अशोक दुबे ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी और उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास नहीं थे। मायरा अल्मेडा और ईशा विजयकर से भरी अदालत में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब देना शायद ही कोई लड़की पसंद करे। केविन के पिता डेविड डिसूजा की रिक्वेस्ट पर इस केस को एक स्पेशल वुमेन कोर्ट में चलाए जाने के आदेश दिए गए। इसी दौरान इस केस से जुड़े एक अहम गवाह आकाश वर्मा को अदालत में पेश किया गया, जिनकी गवाही पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस दोनों काफी हद तक निर्भर थे। एक भी आई विटनेस ना होने के कारण केस दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था।
प्रोसीड। योर ऑनर, इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस हमारे हाथ लगा है, मिस्टर आकाश वर्मा। मैं मिस्टर आकाश वर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर आकाश वर्मा, क्या आप ही ने पुलिस को फोन किया था? जी मैंने फोन किया था पुलिस को। उस रात आप मौका वारदात पर मौजूद थे? बिल्कुल, मैं वहां मौजूद था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, इस बात को सही या गलत साबित करने के लिए मैं भी मिस्टर आकाश वर्मा से कुछ सवाल जवाब करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर आकाश वर्मा, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी कि आप दिन रात लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते रहते होंगे। ऑफ कोर्स। और आपके पास स्मार्टफोन भी होगा जिसे आप यूज करते हैं। बिल्कुल। तो मिस्टर वर्मा, ये बताइए कि इन सब का आपकी आंखों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता क्या? पड़ता है, आईज में स्ट्रेन होता है। तो मतलब उसके लिए आप किसी आई स्पेशलिस्ट से मिले या कुछ चश्मा? हाँ, दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल। मैं देख सकता हूँ? डेफिनेटली। शुक्रिया। तो काफी पावरफुल लगता है। जी। तो ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त आपने अपनी आंखों पर कोई चश्मा या स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे? बिल्कुल नहीं, मैं कॉफी शॉप में था। मैं चश्मा सिर्फ तब लगाता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ या फिर अपना काम कर रहा होता हूँ। दैट्स माई पॉइंट योर ऑनर। जब यह हादसा हुआ, मिस्टर आकाश वर्मा वहां से लगभग 60 मीटर की दूरी पर एक कॉफी शॉप में बैठे हुए। तो योर ऑनर, मेरा ये कहना है कि मिस्टर वर्मा जो रीडिंग ग्लास लगाते हैं, हादसे के वक्त वहां से 60 मीटर की दूरी पर एक कॉफी शॉप में बैठे थे। तो योर ऑनर, ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी दूरी पर बैठे हुए इस शख्स ने बगैर चश्मे के उस हादसे में अनजान शख्स को पहचान लिया हो? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। वकील साहब, मेरी आईसाइट वीक है, मैं रीडिंग ग्लासेस लगाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने देख नहीं पाता या कुछ दूरी पे मुझे ये नहीं पता कि कितनी भीड़ है और कौन क्या कर रहा है। मैडम, मैंने उस हादसे को देखा, पुलिस को फोन किया और ये सुना भी मैंने कि वहाँ पे झगड़ा चल रहा है, कोई किसी को मार रहा है। मिस्टर वर्मा, जितनी पावर का आप चश्मा लगाते हैं उससे साबित होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 60 मीटर की दूरी पर आप किसी दंगे में अनजान शख्स को पहचान लें। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। करेक्ट? दैट्स ऑल योर ऑनर। कत्ल के वक्त मौजूद गवाह एक के बाद एक कमजोर पड़ रहे थे। सेक्सुअल मॉलेस्टेशन और छेड़खानी की बात भी पुख्ता सबूत न होने की वजह से ठोस तरीके से साबित करना मुश्किल लग रहा था। इन परिस्थितियों से निराश होकर इस केस से जुड़ी मायरा अल्मेडा ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और इस मामले की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और उनकी ये कोशिश काफी हद तक कामयाब भी हुई। समाज के लगभग सभी वर्गों की तरफ से केविन डिसूजा और रोहन चौहान को समर्थन जाहिर किया गया और इस समर्थन के अलावा इस डिजिटल मूवमेंट की वजह से इस केस में एक बेहद अहम मोड़ आया। रघुवीर ठाकुर, आप ओशिवरा के रेस्टोरेंट एंड बार के सामने आपकी पान की दुकान है? जी साहब। अब हमें बताइए कि 15 अक्टूबर 2011 की रात को आपकी दुकान के सामने कौन सा हादसा हुआ और उस हादसे में कौन कौन शामिल था? हाँ साहब, सब बताता हूँ साहब। सबसे पहले इन दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हुआ। उसके बाद जिस लड़के का मर्डर हुआ था ना, वो लड़के ने जाके उसको एक लाफा मार दिया। हेलो सर, मैं दिल्ली से रागिनी चोपड़ा बोल रही हूँ। जी सर, जब ये हादसा हुआ तब मैं उसी रेस्टोरेंट में मौजूद थी। सर, वहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इतने दिनों से आप थी कहाँ? सर, उस वक्त मैं एक हफ्ते के लिए कुछ काम से मुंबई आई हुई थी और तभी ये हादसा हुआ था। और अपना काम खत्म होने के बाद मैं अपने घर दिल्ली वापस चली आई। फिर मुझे इस केस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और मुझे लगा कि इतने सारे लोग थे वहाँ पर, किसी ना किसी ने अब तक गवाही दे दी होगी और क्रिमिनल्स को सजा भी मिल गई होगी। लेकिन आज जब मैंने सोशल नेटवर्क पर मायरा का लेटर पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। रागिनी जी, अभी तक सजा क्यों नहीं मिली उन्हें पता है? लोग तो काफी थे वहाँ, पर आगे आके गवाही देने वाला कोई नहीं था। सर, मैं दिल्ली से गवाही देने के लिए आने के लिए तैयार हूँ। रागिनी जी, आप जैसे लोग इस समाज के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। जब भी कोर्ट में तारीख होगी आपको वहाँ आके गवाही देनी पड़ेगी। आई एम रेडी सर। अगर आप जैसे लोग आगे आके गवाही देंगे तो आधे से केस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू अगेन।
क्या आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि उस रात को केविन डिसूजा और रोहन चौहान पे हमला करने वाले ये 4 लड़के ही थे? बहुत चर्बी चढ़ी है तुम लोगों को। अभी दिखाता हूँ सब भाईगिरी क्या होती है। कौन सा? प्लीज छोड़ दो, प्लीज बचाओ, क्या कर रहे हो? प्लीज उसकी हेल्प करो। अरे वमन! अरे क्या हुआ? अबे चल निकल वमन चल। जी सर, आई एम श्योर अबाउट माई स्टेटमेंट। योर ऑनर, रघुवीर ठाकुर और रागिनी चोपड़ा इस केस के बहुत ही अहम चश्मदीद गवाह हैं, जिनसे केवल 3 फुट की दूरी पर यह क्राइम हुआ था। जिनके कहने के अनुसार वामन और अशोक कुछ देर बाद वहां से चले गए, लेकिन जाते वक्त उन्होंने इनको मारने की धमकी दी। कुछ मिनटों के बाद वामन और अशोक उनके 10-12 दोस्तों के साथ वहां पर आए। उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उन्होंने केविन और रोहन को मारपीट की, जिसमें उनकी हत्या हो गई। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि यह कोई हीट ऑफ मोमेंट में हुआ एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही वेल प्लान्ड, सोच समझ के की गई हत्या है। योर ऑनर, अब मैं कोर्ट के सामने उस नारियल पाने वाले को बुलाना चाहता हूं जिसके कोयते से यह हत्या हुई। इजाजत है। हाँ साहब, इन लोग ही उस रात को मेरी दुकान में आए और मेरा कोयता लेके गए और वापस भी नहीं दिया साहब। रघुवीर ठाकुर, रागिनी चोपड़ा और नारियल पाने वाले की गवाही के बाद वामन, सादिक, अशोक और नामदेव का बच पाना मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन अब भी इस केस में कुछ अड़चनें थीं और जिसकी वजह बने हुए थे डिफेंस लॉयर। उन्हें यह केस अपने हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए वो किसी न किसी वजह से इस केस के काम को डिले करने की कोशिश कर रहे थे। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर वमन कौली की तबीयत खराब होने के कारण वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ये रही उनकी मेडिकल रिपोर्ट। योर ऑनर, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी वकील मिस्टर दवावाला अपने किसी निजी काम की वजह से आज कोर्ट में नहीं आ पाए। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमें अगली डेट दे दी जाए। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल सादिक शेख आज कोर्ट नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी आंखों में इन्फेक्शन है। तो मैं आपसे अगली तारीख की रिक्वेस्ट करता हूँ। कोर्ट की कार्रवाई अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। योर ऑनर, मेरी विटनेस मिस रागिनी चोपड़ा पिछले 1 साल भर से इस केस की सुनवाई के लिए दिल्ली से मुंबई अपने खर्चे से आ रही है, लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण दिया जाता है और डिफेंस की तरफ से इस केस की सुनवाई को डिले किया जाता है। मेरी विटनेस मिस रागिनी चोपड़ा की कोर्ट से दरख्वास्त है कि उनके दिल्ली आने जाने का खर्चा डिफेंस की तरफ से किया जाए। ये उसके पेपर्स। ये कोर्ट डिफेंस लॉयर्स और एक्यूज्ड को ये ऑर्डर देती है कि मिस रागिनी चोपड़ा का दिल्ली से मुंबई आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो लोग उठाएंगे। लेकिन जज साहिबा के सामने डिफेंस की ये डिले टैक्टिक्स ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी इस केस को पूरा होने में और वर्डिक्ट आने में लगभग 5 साल लग गए। मिस्टर डेविड, कल इस केस का वर्डिक्ट आने वाला है। आप कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं? आई एक्सपेक्ट सीवियर पनिशमेंट बट नॉट डेथ पेनल्टी। तो क्या आपको लगता है इस केस में आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा?
I trust my judicial system. सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी वामन कोली, सादिक शेख, नामदेव मुरकुटे और अशोक दुबे, इन्होंने केविन डिसूजा और रोहन चौहान की हत्या की है। हत्या का भयानक स्वरूप देखते हुए अदालत इन चारों आरोपियों को धारा 302, 324 और 434 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। रागिनी चोपड़ा ने कर दिखाया समाज को कि अगर एक आम इंसान चाहे तो वो बड़े से बड़े मामले में भी किस तरह का बदलाव ला सकता है। क्या हम फिर से आज वो 30 साल पहले वाली सुरक्षा की भावना इस शहर में रहने वाले हर इंसान के मन में जगा पाएंगे, जहां हर कोई, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस हवा में खुलकर चैन की सांस ले सके? या फिर वो भावना सिर्फ उन दिनों के किस्से कहानियों तक ही सीमित रहेगी? और सिर्फ मुंबई में ही क्यों, इस देश के हर शहर में इस भावना का निर्माण करना पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आम आदमी, पुलिस, कानून और प्रशासन को एक साथ मिलकर पहल करने की जरूरत है। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करके चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर अपने अपने शहर का हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करे तो बदलाव लाना मुश्किल नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।